This chapter number 2, people as resources. Now, अगर आप देखो on your screen, what I have written is people as resources. Right now, the word comes resource, यानी कि किसी भी चीज को दोबारा से यूज करना. This is my pencil, right? अब इस पेंसिल को नॉर्मली हम क्या करते हैं? What do we do? It is very obvious that you will say, मैम पेंसिल से तो हम लिखते हैं. We use a pen and pencil for writing. यानी कि पेन और पेंसिल आर रिसोर्सेस फॉर राइटिंग, यानी कि उससे हमें कुछ काम हो रहा है. We also use the same pen or pencil for pen fighter. क्लास के अंदर हम पेन फाइटर खेलते हैं बैठकर. तो when anything is reused for some purpose, किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, तो हम उसको बोलते हैं रिसोर्स. We have the natural resources like sun, rivers, minerals. हम सोलर एनर्जी को यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. रिवर वाटर इज यूज्ड, मतलब इट इज अ रिसोर्स. वाटर इज अ रिसोर्स because we drink water, we take bath, and also it is used for generating electricity. Similarly, we are using the minerals for different purposes. In the same manner, we have the humans, people, हम लोग, and we are also resource. तो अब you might think कि हम लोग क्या करते हैं? How are we helpful? हम कोई सन थोड़ी है, हम कोई रिवर थोड़ी है, हम कोई मिनरल्स थोड़ी है. So how are we useful? तो yes, we are also useful when we are part of workforce. हम लोग जब काम करते हैं, जब हम लोग कमाते हैं, तो we become resource. Those people, चाहे वो घर में हमारे काम करने वाली एक छोटी सी मेड क्यों ना हो, या फिर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, anyone who is working, who is earning, is called as resource. Why? Because they add to the economy of the country. They add to the economy of the country. Economy मतलब हमारी कंट्री का जो GDP है, मीन्स हमारी कंट्री का इनकम, उसको वो एड ऑन करते हैं. एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की अच्छी देखभाल करें. नाउ हाउ कैन वी डू इट? चलो, अब हमारे पास रिवर वाटर है, तो हमने रिवर वाटर को यूज किया थ्रू द टैप्स वी हैव, मतलब कि हम उसको जो है अपने घर में लेकर आ गए, and we are using it for drinking, we are using it for cooking, we are using it for bathing, and the river water is generated as electricity, as hydroelectricity. But हम लोगों को कैसे किया जाएगा? So people can be made resource by
investment in health, education and training. अगर हम अपने बच्चों को, अगर हम अपने सिटीजन्स को गुड हेल्थ देते हैं, मीन्स अ हेल्थ मीन्स द WHO says a person is healthy when he is, a person is healthy when he or she is physically, mentally and spiritually without any disease. अब मुझे बुखार नहीं है तो मैं हेल्दी नहीं हूं. दैट डजंट मीन आई एम हेल्दी. नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, हमारा मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है. नाउ मेंटल फिटनेस डज नॉट मीन दैट वी आर मैड. मेंटल फिटनेस मीन्स व्हेन वी आर डिप्रेस्ड, हम दुखी हैं, वी आर ब्लैबरिंग ऑल द टाइम, बेवकूफों की तरह बोलते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं. That is also, that means we are mentally not stable. And of course psychologically, मतलब हर तरीके से इंसान को हेल्दी होना पड़ता है. Then education. एजुकेशन का मतलब है गुड स्टडीज. आप एक देखिए, ऐसा नहीं कि अनएजुकेटेड इंसान कुछ करता नहीं है, नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट. बट नॉट एवरी अनएजुकेटेड पर्सन कैन रीच द टॉप, बट एजुकेटेड पर्सन कैन डेफिनेटली रीच द टॉप. हमारे यहाँ से सुंदर पिच्चे हु इज नाउ रनिंग गूगल, sorry, Microsoft I think, है ना, Sundar Pichai. Then we have Ambani's. Now Ambani's में when we talk, तो बहुत सारे बच्चे मुझे कहते थे कि मैम जो धीरूभाई अंबानी थे, he was not educated. He was educated. He was educated. But he was not highly educated. A person who has knowledge, a person who has got training can definitely earn more than a person who is not trained. एक इंसान जो कम पढ़ा लिखा है, he will not be earning that much. But if a person is highly educated, that person will definitely earn more. And that is why अगर हम अपने citizens में health, education and training में invest करते हैं, तो we create the human capital. हम लोगों ने पालमपुर में पढ़ा था physical capital, और लास्ट में 4th पॉइंट था human capital. तो ह्यूमन कैपिटल इसी को बोलते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, इट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच कम्स इन एग्जाम. नाउ इफ यू लुक इनटू द कंट्रीज, जापान इज एन आइलैंड. जापान जो है वो एक आइलैंड है, और ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है. दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. जापान इज एन आइलैंड, एंड जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका हिरोशिमा एंड नागासाकी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. हिरोशिमा एंड नागासाकी जो है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया था. लेकिन आज जापान जापान हर एक कंट्री से आगे है. हाउ? मीन्स इट इज एन आइलैंड. नाउ आप सोचोगे कि मैम आइलैंड का मतलब क्या? आइलैंड का मतलब है कि इट इज सराउंडेड बाय वाटर. तो जैसे हमारे यहाँ पर वी आर हैविंग मिनरल्स,
वी आर हैविंग प्लेटू, वी आर हैविंग हिमालयास यानी कि माउंटेन्स, वी आर हैविंग डेजर्ट्स, वी हैव एवरीथिंग. We have the water resource, we have the forest resource, we have the agricultural resource. लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं है. उनको जो अपने बेसिक खाने की चीज होती है वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है. इंपोर्ट मतलब दूसरे देशों से लेकर आना पड़ता है. येट आज जापान जो है इट इज अहेड ऑफ ऑल द कंट्री. द रोबोस कहा जाता, आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन टू जापान, बट माई कजन उनके मतलब रहते हैं, तो शी टेल्स मी इट्स अ वेरी क्लीन, इट्स अ वेरी मतलब कि फॉरवर्ड. तो कैसे हुआ? दिस इज बिकॉज जापान इन्वेस्टेड इन देयर हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. आपको पता है 1950s में जापान के पास अपने मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे. They used to send their people to America. मतलब अमेरिका उनका कट्टर दुश्मन है. अमेरिका उनका कट्टर दुश्मन है. उसके बावजूद वो अपने जो मेडिसिन के जो लोग होते थे उन्हें सर्जरी के लिए वहां भेजते थे. The only reason was that they were not having enough medical colleges at that time. And today Japan is better than any other countries. And the reason is they invested in the health system. Their health system is very very good. आप सोच भी नहीं सकते हो जो वहाँ पे हेल्थ सिस्टम है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो दैट इज वाई अगर कोई भी जो कंट्री है इफ इट इज इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल देन दैट आने वाले टाइम में दैट कंट्री विल बी हैविंग अ वेरी गुड इकोनॉमी. So that is why we call people as resources. Now, next comes that अगर हम कहते हैं कि लोग कमाते हैं, ठीक है, तो हाउ डू यू नो, हर एक इंसान चाहे वो घर में बैठा हुआ हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाला इंसान हो, anyone, everyone does some activity. Every person does some activity. कुछ ना कुछ वो करते हैं, चाहे वो घर में बैठे हुए हों, any old person or a person who is going to the office regularly earning. तो हम इन एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिससे आपको जो है प्रॉफिट या सैलरी, मीन्स यू गेट समथिंग, जिसको करने से आपको पैसा मिलता है. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर विच वी डू फॉर सेल्फ satisfaction, which we do out of duty. Now, example, if your mother is cooking food in your house, अगर आपकी मम्मा जो है वो खाना बनाती है, तो what is that? कभी आपने देखा हो कि आपकी मम्मा ने कहा ओके आज तुम्हें क्या चाहिए, and you said mama today make pasta for me. It's a general example. And your mom said okay, कौन सा पास्ता चाहिए, रेड पास्ता है तो 50 रुपीज, वाइट पास्ता है तो 80 रुपीज. ऐसा कभी होता है? नो, बिकॉज मदर्स कुक फूड आउट ऑफ ड्यूटी. मदर्स कुक फूड आउट ऑफ लव. तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन अगर आपकी वही मम्मा, अगर आपकी वही मम्मा जो है, इफ शी इज कुकिंग दिस फूड एज अ टिफिन सर्विस, बहुत सारे वुमेन ऐसा काम करती हैं, शी इज अर्निंग सम मनी आउट ऑफ दैट, देन इट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. दैट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो जब आप कोई काम
अपने लिए करते हो फॉर पेट्रियोटिज्म, आउट ऑफ ड्यूटी, सेटिस्फैक्शन, लव, तो इट इज नॉन इकोनॉमिक. बट व्हेन यू आर डूइंग दैट वर्क फॉर अर्निंग द मनी, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, मतलब कि व्हेन इट केम दैट अ वुमन is teaching his son at home. So what kind of activity it is? Non-economic. But if the same woman is a teacher, she is getting the salary, then it is an economic activity. तो हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, मतलब जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू 3. And this is one of the very important question of your papers. Whenever this chapter will be coming, ये वाला जो question है, this comes as a 3 marker question. तो what are the economic activities? तो हम कहते हैं primary, secondary and tertiary. Remember, primary, secondary and tertiary. प्राइमरी मतलब हम इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर. और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस कम्स इन योर 9th and 10th बोथ. ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स ऑल्सो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो. एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि जितनी भी चीजें हमें जमीन से मिलती है, नेचर से मिलती हैं, जिनको हम बिना किसी चेंज के या थोड़े बहुत चेंज से यूज करते हैं, उन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज में लेकर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइनिंग. माइन क्या करती है? मिनरल्स निकालते हैं. फॉरेस्ट्री, जब हम फॉरेस्ट से फ्रूट्स, मेडिसिन वगैरह निकालते हैं. एग्रीकल्चर, यानी कि जब हम खेती बाड़ी करते हैं. हॉर्टिकल्चर, जब हम नर्सरी यानी कि पौधे उगाते हैं. एनीथिंग जिसमें हम फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, अंडे जो मतलब कि देयर आर पीपल जो एग्स फार्म करते हैं. So all these where you are directly using the products from the nature is called as primary activity. And secondary होता है आपका manufacturing. Secondary आपका होता है manufacturing, when you are modifying the things. यानी कि आपके पास शुगर केन आया फ्रॉम योर फार्म, आपके खेत से आपको गन्ना मिला और आपने उस गन्ने से गुड़ बनाया, आपने उस गन्ने से चीनी बनाई, तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. यू हैव द कॉटन फॉर्म्स, आपके यहाँ पर कॉटन बॉल्स आते हैं, आपने कॉटन बॉल से कॉटन के कपड़े बनाए, दैट इज आपका मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि जो हमें नेचर से चीजें मिलती हैं, when we are transferring it into finished goods. Third is tertiary activities, यानी कि सर्विस. Remember this question is in 9th, 10th, 11th, तीनों में है. 11th में दो स्टूडेंट्स will be taking business commerce, उनके लिए आता है, and then 9th and 10th में this will be there in your boards also. टेरिशरी का मतलब होता है, अब आपके पास फार्म है, आपके पास खेती बाड़ी है, आपके पास बहुत सारा गन्ना आ गया है. अब आपने गन्ने को जो है चीनी में भी चेंज कर दिया, बट हाउ विल इट रीच द पीपल? आप उसे मार्केट तक कैसे लेकर जाओगे? यू रिक्वायर ट्रांसपोर्ट. अब आपके पास बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारा, अब आप क्या करोगे? अपने बेड के नीचे पैसा लेके उसके ऊपर तो नहीं सो सकते हो. कभी आपको पैसों की लोन की जरूरत पड़ी, देन यू रिक्वायर बैंक, यू रिक्वायर इंश्योरेंस. आप अपने सामान को कहाँ रखोगे?
you require godowns. और ये जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड एज टेरिशरी एक्टिविटीज. सो पीपल, जो लोग होते हैं, दे कैन बी वर्किंग इन प्राइमरी इंडस्ट्री लाइक अ फार्मर. A person can be working in a factory, secondary industry, or a person can be working with transport industry. जैसे एयर इंडिया है आपका, एविएशन, बैंक्स, इंश्योरेंस, LIC, गोडाउन्स, वेयर हाउसिंग. सो दोज पीपल, एंड प्लस टेरिशरी में आपके आ जाते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, देन आपके cobblers, anyone who is giving you some service, ये भी आपके टेरिशरी में आते हैं. So either the people will be working in agriculture, mining में होंगे, किसी के फादर माइनिंग इंडस्ट्रीज में होते हैं, किसी के फादर फार्मर होते हैं. Then some people might be working in the secondary industries, like they might be working in the factories. Some people might be working in transport, banks, insurance. So these are the three, मतलब कि activities divided on the basis of the goods they produce. Now, अब हमने पहले कहा that अगर लोगों को हम पढ़ाएं, लोगों को अगर हम अच्छा हेल्थ सिस्टम दें, and if they are trained, then they become the resource. So they work in these areas. So how does the quality of population in a country improves? As I said, education. सबसे पहला है एजुकेशन. नाउ व्हाट इज एजुकेशन? आपके पेपर में एजुकेशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट इज, या फिर डिफाइन लिटरेसी रेट. डिफाइन लिटरेसी रेट. एज आई सेड, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, कितने लोग इंडिया में, अगर मान लीजिए 1.3 बिलियन है, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो ये है दैट इंडिया का जो लिटरेसी रेट है, इट इज वेरी 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 लो. एंड मोर ओवर, आज ही मैं पढ़ रही थी, देयर वाज एन आर्टिकल, देयर वाज अ न्यूज, हमारे यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स में बहुत फर्क करते हैं. द बॉयज आर, मतलब बॉयज को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप हाई, मतलब कि आप पढ़ो, एंड गर्ल्स को दे डोंट गिव दैट. आज ही मैं पढ़ रही थी कि इंडिया स्टैंड्स ऑन 134th रैंक आउट ऑफ 140 इन जेंडर इक्वालिटी. हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, एंड वी इवन फिल आवर सन्स, हम अपने बेटों के दिमाग में भी एक ही बार डालते हैं, बेटा तुम लड़के हो, यू आर गोइंग टू बी यू नो समथिंग, और बेटियां कुछ नहीं है. एंड देन इफ यू लुक, ये आपके बुक का ही है, मैं कुछ पर्सनल कुछ नहीं बोल रही हूँ. The literacy rate of India is very low comparatively to any other developed country. हमारे यहाँ पर around 60% people are educated. और इसमें भी जो मेल है, they are around 75%, मतलब 60% out of 100, 60 people are educated. और उन 60 में भी 75% मेल आर एजुकेटेड, whereas फीमेल सिर्फ 50-52% ही एजुकेट होती है. बिकॉज हम उनको शुरू से बोलते हैं दैट फीमेल्स आर बॉर्न टू वर्क इन द किचन, टू डस्ट, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. एंड अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इज दैट गर्ल्स 10th तक टॉप करती हैं. आप कभी भी 10th का रिजल्ट देखना, अभी आने वाला आज या कल में, गर्ल्स टॉप करेंगी. बट व्हेन इट कम्स टू 11th एंड 12th आप देखोगे
तो हम कहते हैं कॉमर्स ले लो बेटा, बहुत साइंस लेने की जरूरत नहीं। इवन साइंस भी लेते हैं उसके बाद उनको बोलते हैं आप टीचर बन जाओ बस। और हमारे लिए टीचर बनना तो इंडिया के अंदर इट इज जस्ट लाइक केक्स, कोई भी टीचिंग कर लेगा, कोई भी डॉक्टर थोड़ी बन सकता है, तो कोई टीचर कैसे बन जाता, बट हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू इम्प्रूव इट। हमें इसको इम्प्रूव करना है। नाउ व्हाट इज लिटरेसी रेट? अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन लिटरेसी रेट, एनी चाइल्ड अबाउ, ये पेपर में ये सब कुछ आता है, अबाउ 7 years is able to read and write any one language with understanding is called a literate person। मतलब कोई भी इंसान 7 साल से बड़ा, 7 साल से छोटा नहीं, 7 साल से बड़ा, उसे पढ़ना लिखना आता है समझ के साथ, एनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, असमीज, कुछ भी, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज लिटरेट। और उसके अकॉर्डिंग आप तीनों ही लिटरेट हो, बिकॉज तीनों ही 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हो। इसको हम कहते हैं लिटरेट। और आप सोच सकते हो इन इंडिया 25% ऑफ मेल एंड 50% ऑफ फीमेल आर नॉट इवन लिटरेट्स, they are not given the opportunity। now education level जो होता है, as I said, it gives you lots of benefit। an educated person, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, and इस वाले चैप्टर में जितने आपके बैक के क्वेश्चन से सब रट लेना। an educated person is an asset to the country, क्योंकि he or she can earn, whereas an illiterate person, जिनको नहीं आता, वो क्या करते हैं, हमारे घर में मेड्स की तरह काम करते हैं। दे वर्क इन द फार्मिंग, जहां उनको सैलरी कम मिलती है। फैक्ट्रीज में इनका काम क्या होता है, दे वर्क एज द, मतलब कि वो पैकिंग का काम करते हैं। ये लोग क्या काम करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, या तो दे डोंट अर्न मच। whereas a literate person, an educated person, educated का मतलब होता है those who are having the degrees also can become an asset because वो earn करते हैं। the government has, जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ मेल एंड फीमेल में बहुत फर्क है। so the government has taken many steps to improve the literacy rate। the government has taken many steps to increase the literacy rate। गवर्नमेंट जो है उसने सर्व शिक्षा अभियान, दिस इज वन ऑफ द वेरी की, और आपके पेपर में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान आता है, मींस लिटरेसी फॉर ऑल। इसके अंडर गवर्नमेंट जो है उसने 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन देने की कोशिश की है। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन, और इसके लिए द गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों आप लोग अपने आप को मत करना, बिकॉज यू ऑल आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल्स। दिस इज अबाउट दोज हु आर वेरी पुअर, दोज हु स्टडी इन द MCD स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, बिकॉज दे डोंट हैव मनी। गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है गांव में, शहर में मतलब कि अवेयर करे लोगों को, एंड कंपल्सरीली बच्चों को घर घर जाकर उनको एडमिट करवाने की कोशिश करती है स्कूल्स के अंदर, सो दैट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हर बच्चे को हो। अगर आप कम से कम 10th पढ़े हो, एनी पर्सन इफ ही और शी इज एटलीस्ट 10th पास, वो कम से कम PN का काम तो कर सकता है।
और नहीं भी, आगे आप कोई वोकेशनल कोर्स कर लो and you can get some good job. But if a person is not educated, then what will happen? He will be working in some dhaba. He will be working in an unskilled area. Then कई जगहों पे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते. तो द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम. अब ये मिड डे मील स्कीम को ये मत समझना कि मिड डे मतलब दिन में हमें खाना मिल रहा है. नॉट इन ऑल. द गवर्नमेंट स्कूल्स, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स के अंदर बच्चों को स्कूल आने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए द स्कूल प्रोवाइड्स देम फूड, जिसके अंदर उनको जो है मिल्क, फ्रूट्स, देन चपातीज वगैरह दिया जाता है. अब बच्चे, उससे क्या होता है, एक तो उनको पोषण मिलता है, दे गेट द न्यूट्रिशन, एंड सेकेंडली दे ऑल्सो गेट दैट कि चलो हमें स्कूल जाना है क्योंकि हमें खाना मिलेगा. एंड इट इज कंपल्सरी इन ऑल द गवर्नमेंट एंड एमसीडी स्कूल्स की वो अपने बाहर बोर्ड लिखे और बताएं कितने बच्चों को वो मिड डे स्कूल मिड डे मील्स जो है प्रोवाइड करते हैं. इट्स अ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड scheme. Then there are other areas like आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये इसीलिए है क्योंकि फीमेल लिटरेसी रेट इज वेरी लेस. तो स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ क्या है ये मैं आपको हेल्थ में बताऊंगी. Because we are not that much aware about women empowerment. Then गवर्नमेंट ने जो है कुछ नए स्कीम्स, वोकेशनल स्कीम्स, अभी रिसेंटली एक स्टार्ट हुआ था अग्निपथ. दैट इज सो दैट अगर कोई बच्चा जो है वो 10th के बाद वो पढ़ना नहीं चाहता है, ही और शी कैन एनरोल इन अग्निपथ. और अगर वो अग्निपथ में एनरोल करता है तो उसको ट्रेनिंग मिलती है. अगर वो आर्मी, नेवी या उसमें एयरफोर्स में रहना चाहता है तो ही और शी गेट्स अ चांस ऑल्सो. अगर वो 3 साल सर्व करने के बाद नहीं रहना चाहता है तो ही गेट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, सम 12-13 lakhs, एंड देन ही और शी कैन डू वॉट एवर. प्लस ये जो बच्चे जो अग्निपथ में जाते हैं दे विल बी ऑल्सो गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ 12th पास फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ऐसे नए नए स्कीम्स लेकर आती है. वोकेशनल स्कीम्स होते हैं बेटा जिसके अंदर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हो. यू गेट इनटू प्रैक्टिकल वर्क लाइक मोबाइल रिपेयरिंग. बहुत सारे ऐसे हैं, स्टॉक मार्केट. तो दे गेट द ये स्कीम्स बना रखे हैं ताकि बच्चे अगर रेगुलर कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, एटलीस्ट दे कैन टेक हेल्प ऑफ वोकेशनल स्कीम्स. कंप्यूटर सेंटर्स आपके ओपन किए हैं एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स फॉर 5 marks. And in this manner the government is trying to improve the literacy rate of our country. But government सब कुछ नहीं कर सकती है. It also is the duty of common people. Unless and until we don't understand कि yes, when a child is born we need to invest उसको अच्छा पढ़ाना, उसको skills सिखाने. जैसे I'm very happy that day I saw Diksha's drawing. It was very beautiful. So she is learning some extracurricular. Sanvi is learning keyboard. Aditya is a very good sportsman, I know that. So that means आप लोग इन चीज़ों में भी कर रहे हो. This will help you in your later stages. So it is very important. Sports हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, आप 3 हो और 3 अलग अलग फील्ड्स में हो. The next comes is health. This will be the topic we will be ending today. Now
As I said, who is a healthy person according to WHO? A healthy person is the one who is physically, mentally, socially and psychologically fit. WHO कहता है a person who is physically, mentally and socially fit is called as a healthy person. यानी कि mere absence of any disease is not that you are physically, you are fit. आपको physically strong होना चाहिए. You should be psychologically and mentally strong. You should be able to face the situations and socially. किसी भी बात पे लेकर जो है दूसरों के साथ झगड़ा करना शुरू कर देना. You should be able to work with everyone. तो for health, now हमारे हेल्थ में इंडिया के अंदर we are talking about health. We take birth rate, death rate, infant mortality rate. हम ये 3 चीज़ें लेते हैं किसी भी कंट्री में वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है. बर्थ रेट का मतलब होता है किसी एक जगह पे से किसी भी जगह पर आउट ऑफ 1000 पीपल, 1000 याद रखना, 1 ईयर में हाउ मेनी बर्थ्स आर देयर. एंड डेथ रेट इसका उल्टा, आउट ऑफ 1000 पीपल इन अ ईयर हाउ मेनी पीपल डाइड. अगर हमारा बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट कम है, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी सो मेनी पीपल एंड कहाँ से खाना लाएंगे हम? ऑन द अदर हैंड अगर हमारा डेथ रेट ज़्यादा है, people are dying because of pandemic, people are dying because of disease, people are dying because of accidents, तो कमाएगा कौन? So there should be always a balance between birth rate and death rate. And infant mortality rate. This means out of 1000 children below 1 year, 1 साल से छोटा बच्चा, कितने डेथ हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? अगर मदर को प्रॉपर केयर नहीं मिलता, बच्चे को वैक्सीनेशंस नहीं मिलती. और क्यों नहीं मिलती है वैक्सीनेशंस या केयर? बिकॉज हेल्थ सेंटर्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है. देन द चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर. और हमारे यहाँ पर बिहार, उड़ीसा, पंजाब, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो IMR है वो बहुत ज़्यादा है. मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर 1 ईयर. whereas Kerala has the lowest IMR. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन एंड हेल्थ इज टू गुड. इट इज टू गुड. केरला इज द ओनली मतलब कि स्टेट जहाँ पर 100% लिटरेसी है. सिमिलरली केरला हैज अ वेरी गुड हेल्थ फैसिलिटीज. हम उसको केरला मॉडल भी बोलते हैं, बट द सेम थिंग इज नॉट देयर इन बिहार और उड़ीसा. एंड इसीलिए वहाँ पर जो नंबर ऑफ डेथ है, क्योंकि मेडिकल सेंटर्स है ही नहीं, यू डोंट हैव द मेडिकल सेंटर्स, यू डोंट हैव द हॉस्पिटल्स देयर, यू डोंट हैव द. और इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस. अब
पहले क्या होता था, अगर आप मेडिकल में जाते हो, इफ़ यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, तो 5 years आपने कंप्लीट कर दिया, ओके, बट नाउ कंपल्सरी आपकी रूरल पोस्टिंग होती है. द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ओपन हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे सब कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू improve the health care at the district, at the state levels. लेकिन अगर health and education नहीं होगा, तो what will happen is the people will not be able to live a healthy and fruitful life. In the next, मतलब कि whenever we are meeting, because next वाले में I am thinking that I'll be taking up the other thing. इसके बाद आपका आता है, ये तो हमारा हो गया हेल्थ एजुकेशन, गवर्नमेंट क्या करता है. नाउ द नेक्स्ट कम्स इज, इवन दो कभी कभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, द पीपल आर मतलब कि दे आर एजुकेटेड, दे आर लिटरेट्स, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती, एंड उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे अलग अलग होते हैं. अगर आप लोग गांव जाओगे तो वहां पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स जिस वक्त बारिश हो रही है, जिस वक्त वो लोग दे आर सोइंग द सीड्स, उस वक्त तो दे हैव द वर्क. लेकिन जब खेत में आपके बीज डाल दिए हैं, देन देयर इज नो वर्क लेफ्ट. कभी कभी उनको हल जोतना होता है, एंड समटाइम्स दे हैव टू वाटर. तो व्हाट टू डू? they are unemployed for that period. Similarly, in the cities, आपके जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स होते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो गवर्नमेंट सारे काम बंद कर देती है, जैसे फ्लाईओवर बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है, बट ड्यूरिंग द मॉनसून दीज एक्टिविटीज डोंट टेक प्लेस, सो दीज पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड फॉर दैट पीरियड. दूसरा आपका होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमें तो लगता है कि वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग. जैसे आप दूर से देखोगे, आपको लगेगा खेत के अंदर 5 जने काम कर रहे हैं. अब 5 जने काम कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? 5 पीपल आर अर्निंग. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है. अगर हम उस 5 जनों में से 2 जनों को हटा दें, इफ वी टेक आउट 2 पीपल and we give them some other job, then also that work can be done by 3 people. वो इसीलिए कि उनके पास खाली होते हैं, तो वो सोचते हैं चलो हम भी हाथ बटा देते हैं. Therefore, in our country we have seasonal unemployment, regular unemployment. पढ़े लिखे होते हैं, नौकरी नहीं मिलती है. समटाइम्स वो इतने पढ़े होते हैं कि उनके अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिलती है. देयर इज disguised unemployment, though the government is trying to have many schemes like Narega, National Food for Work program, but अगर there are 2 ways, एक है immediately जो गरीब है उनको कैसे हम पूरा करें, और एक है आपका लॉन्ग टर्म में, जैसे आप लोग हो, you all are resource. If you study well, if you are educated, if you are healthy, so after few years you will be adding to the national income. And जो अभी those who are not able to, उनके लिए the government has started many schemes. Employment को generate करने के लिए the government is trying to make many industries. But unless and until हम लोग कहते हैं इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना के बाद इंडिया का जो है सबसे, मतलब कि वी आर सो पॉपुलस, हमारे यहाँ इतना पॉपुलेशन है. बट अगर हम इसी पॉपुलेशन को, इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन देयर ट्रेनिंग, इन देयर हेल्थ, इन देयर एजुकेशन, तो यही पॉपुलेशन विल बिकम एन एसेट
because when so many people will earn, the country's economy will increase. So that is the summary of the chapter, people as resources.